अब ऐसा कौन सा सुशासन कहा जाता है जहां हत्या होती हो? आजादी पूरे भारत को एक साथ मिली 47 में। बेंगलोर कहां से कहां चला गया, पंजाब कहां से कहां चला गया, बिहार कहां से कहां रह गया। तो जातियां राजनीति में डाली गई, राजनीति का स्वाद बढ़ा या बिगड़ा? फिर जन्म लूंगा और भारत को प्रदूषण रहित भारत बनाकर छोड़ूंगा। आवाज क्या उठता है? 5 किलो अनाज देंगे। आवाज क्या उठती है कि सड़कें बना देंगे। आवाज क्या उठता है कि आपको अस्पताल देंगे। बीमार पड़ेगा तो इलाज कहाँ होगा, क्योंकि अस्पताल भी नहीं है। भारत को हरित भारत, बिहार को हरित भारत, और जब हरित भारत बनेगा और हरित बिहार बनेगा तो 100% लोगों को रोजगार मिलेगा। तो क्या भरपेट खाने के बाद भी सांस न मिले, शुद्ध हवा न मिले तो आप रह पाइएगा? अब कहीं चोरी किसी ने कर लिया तो बिहारी तो बेईमान है, यह भी सुनता था। हमारे बिहार की भूख बिहार में नहीं मिट रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ज़ीरो और मैं हूं आपके साथ शुभम। आज के एक नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं ना, सत्ता की कुर्सी खेल बड़ा अजीब चीज है। यहाँ सच का हर शब्द बनता गरीब है। वादों के बाजार में कितने हैं उम्मीदें और जनता के हिस्से में आती है बस चीखे। इसी सब सिलसिले के साथ आज का हम नए पॉडकास्ट शुरू करते हैं और अभी हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद है जो शिक्षा के क्षेत्र में तो अपना नाम खिला ही रहे हैं, साथ ही साथ अब राजनीतिक क्षेत्रों में अपना नाम शुरू कर दिया है। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सोम जी। सर सबसे पहले आपका नाम जो है गुरुदेव प्रेम जी, क्या कुछ कारण हुआ जो गुरुदेव प्रेम सिंह नाम रखना पड़ा? खुद से गुरुदेव जो है नाम नहीं होता है, ये एक संबोधन है, सम्मान है, उपाधि है। और भारतीय परंपरा में जो मार्गदर्शक होते हैं उसको गुरु के रूप में जानते हैं। कभी चाणक्य को, कभी शंकराचार्य को। इस प्रकार से इस शब्द को से जो है ना उन लोग को नवाजे गए, इसलिए ये नाम नहीं है, ये सम्मान है, प्यार है जो लोगों ने मुझको दिया। और पहली बार 1982 में जो मेरा सहपाठी ही था, कहा कि प्रेम, नाम तुम्हारा प्रेम अपने में सब चीज़ों को बताता है, तुम्हारे आचरण वैसे है, लेकिन अब प्रेम कहना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं आज से गुरुदेव कहूँगा। नाम जो पहला संबोधन था वो अशोक था, मेरा मित्र, प्रोफेसर है हिंदी का, कई किताबों का रचयिता है। अच्छा, तो मतलब दोस्ती यारी में जो है आपका नाम गुरुदेव प्रेम सिंह प्रेम रखा गया। हाँ। अच्छा, क्या सर जरूरत पड़ी जो आपने अभी जो है कुछ दिन पहले भारतीय लोकहित पार्टी की स्थापना की है? जब भी कोई नया घर बनता है, ये सामान्य सी बातें हैं, तो जब पुराना घर रहने लायक नहीं होता तो नया घर की आवश्यकता पड़ती है। और नया घर का बनना विकास का प्रतीक माना जाता है, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, सुधार का प्रतीक माना जाता है, आधुनिकीकरण का प्रतीक माना जाता है। उसमें कोई बुराई नहीं है। जो वर्तमान में जो व्यवस्था चल रही है और उसको चलाने वाले जो राजनेता और जो पार्टियां हैं, राजनीति जो कर रहे हैं, जो देश के सत्ता और सिंहासन पर बैठे हुए हैं, तो अगर उससे सभी बातों से, उनके सभी क्रियाकलापों से संतुष्ट होता देश, तो सड़कों पर भीड़, आंदोलन के लिए उठने वाली आवाज़, आज बंद कल बंद, ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती। दूसरी चीज़ है कि एक मूल चीज़ें हैं जो सबको ज़रूरत है, चाहे वो योगी हो या भोगी हो, चाहे देवता हो या दानव हो, वो है भूख, वो है अन्न, तो सबको ज़रूरत है और उसकी कोशिश करनी पड़ती है। तो ऐसा क्या हुआ देश में कि बिहार के लोगों को अपनी भूख मिटानी चाहिए और भूख के लिए कोशिश करनी पड़ती है, और वो सफल तब होता है जब वो बिहार छोड़ देता है। कौन ऐसा व्यक्तित्व दुनिया में है जो सब कुछ रहते हुए प्रदेश चला जाए, अपनी माँ को छोड़ दे, अपनी नवेली दुल्हन को छोड़ दे, अपने बेटा को छोड़कर जाए? किसको नहीं दर्द होता होगा। लेकिन जब सवाल भूख का होता है और जहां आप खड़े हैं वहां नहीं मिटता हो, तो बाहर जाना पड़ेगा।
हमारा बिहार इससे ग्रसित है, प्रभावित है। हमारे बिहार की भूख बिहार में नहीं मिट रही है। और भारत 47 में आजाद होता हुआ और 78 वर्ष पूरा कर लिया। कल भी हम बाहर जाते थे, आज भी जाते हैं। कल भी बिहारी बाहर जाकर जूठा बर्तन दूसरे प्रदेश में धोता था, उतारे हुए कपड़े को धोता था, गलियों में जाकर झाड़ू लगाता था, आज भी लगा रहा। अब थोड़ी सी चूक हुआ तो गालियां भी खाता था। अब कहीं चोरी किसी ने कर लिया तो बिहारी तो बेईमान है, यह भी सुनता था। 78 वर्ष कम नहीं होते हैं। और यह बिहारी धैर्य से है, उम्मीद से है कि शायद वह पल अब आएगा जब अब गालियां नहीं सुननी पड़ेगी, प्रदेश नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा सर, पहले जो है आप पीएमएस के संस्थापक रह चुके हैं, शिक्षा विभाग से जुड़े हैं, उसके बाद आपने पर्यावरण को भी लेकर काम किया, अब जो है राजनीति को लेकर किन किन और फील्ड में जो है आप सुधार करने के लिए उस फील्ड में जाइएगा? दुनिया में, चराचर जगत में कुछ मूल होता है और कुछ कम जरूरत की चीज होता है। जो मूल होता है वो सबकी जरूरत होता है, उसके बिना कोई नहीं रह सकता। और चाहे वो कीड़े मकोड़े हों, जीव जंतु हों, देवता दानव हो, मनुष्य में असुर हो, सूर हो, कोई भी हो, अगर उसकी जरूरत है तो वह है हवा, पानी। इसकी जरूरत को कोई नकार नहीं सकता। और वह प्रकृति प्रदत्त है, ईश्वर प्रदत्त है। जितना जल की खपत है, दुनिया की कोई फैक्ट्री नहीं बनी है कि उतना जल किसी फैक्ट्री में तैयार कर दिया जाए। जितना हवा की जरूरत है, जितना ऑक्सीजन की जरूरत है, दुनिया में वैसी कोई फैक्ट्री नहीं है जहां उतनी ऑक्सीजन की तैयारी कर ली जाए और सबको उपलब्ध करा दिया जाए। यह ईश्वर प्रदत्त है, प्रकृति प्रदत्त है। और ये जब आपको मिलता है तो कुछ कारणों को पूरा करने पर, कुछ जो शर्तें हैं उसको पूरा जब हम करते हैं तो जीने के लिए हवा मिलता है, पीने के लिए पानी मिलता है। और वह जो है जब बाधित हुआ है, जैसे बिहार, आज आप यहाँ बैठे हुए हैं, बैरिया में बैठे हुए हैं, तो आज की तारीख में जो हवा का गुणवत्ता है वो AQI 378 है। 100 के बाद जान पर आफत आ जाता है, सांस पर आफत हो जाता है, श्वास रोग हो जाता है, छोटे बच्चे, बीमार लोग, बीमार बुजुर्ग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तो क्या भरपेट खाने के बाद भी सांस ना मिले, शुद्ध हवा ना मिले तो आप रह पाइएगा? सर, लगातार आप पर्यावरण को लेकर काम करते हैं, लेकिन अभी भी जनसंख्या इतना ज़्यादा देश में बढ़ रहा है कि कई जगह जो है पेड़ काट के घर बनाए जा रहे हैं। उन लोगों के लिए क्या कुछ कहिएगा? पहली बात तो क्या है, मैं पूरी दुनिया के बारे में नहीं, भारत के बारे में बताता हूँ। जब 1947 में देश आजाद हुआ तो भारत की आबादी 33 करोड़ थी। और 2025 में जब हम यहाँ पहुंचे हैं तो आबादी 140 करोड़ है। जब 1947 में जो वृक्ष था वो 43% था। जो हमारा जमीन था, जितना भूभाग है भारत में, उसमें 43%, और आज 22%। पूरे वर्ल्ड का जो है, जो वन क्षेत्र है, वो 32% एवरेज में आता है। और भारत का जो है वो 22% से 24%। और दुर्भाग्य की बात है कि बिहार 7% पर सिकुड़ जाता है। अगर आपको न्यूनतम वृक्ष की आवश्यकता आपको महसूस करनी है तो कम से कम 32% भूभाग पर वन होना चाहिए। बिहार में वो 7% पर सिमट गया है। बिहारियों का जीना दुर्लभ है, मुश्किल है। और बीमार पड़ेगा तो इलाज कहाँ होगा, क्योंकि अस्पताल भी नहीं है। अगर पहुंच गए अस्पताल में तो दवाइयाँ नहीं,
पहुंच गए, दवाइयों की व्यवस्था कर लिए तो डॉक्टर नहीं, और अगर सब कुछ है तो आपको जो एक चिकित्सा के साथ साथ जो मातृत्व का अनुभव चाहिए, जो स्पर्श चाहिए, वो अस्पतालों में नहीं मिलेगा। अगर इस कंप्लेन को लेकर सरकार को आप कहेंगे तो उसका कोई निदान नहीं है। अगर निदान हुआ होता तो किसी को शिकायत नहीं रहती। सर लगातार बिहार में पार्टियां बनते जा रहे हैं, हर एक दूसरे दिन जो है नए पार्टी का जो स्थापना है वो होता है। आपने भी एक पार्टी लोकहित पार्टी को बनाया है, क्या कुछ अलग रहेगा बाकी पार्टियों से आपका पार्टी में? निश्चित रूप से अलग भी रहेगा, और आने वाले कल में जन जन तक जब ये बातें पहुंचेगी, इसके जो इसके उद्देश्य है पहुंचेगा, तो इसकी आवश्यकता लोगों की आवश्यकता है। भारतीय लोकहित पार्टी को एक पार्टी बनाने की आवश्यकता नहीं है। यह आज के वक्त की आवश्यकता है जो भारतीय लोकहित पार्टी पूरा करेगा। क्योंकि आप बताइए, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, कभी किसी राजनीति करने वाले लोगों ने, और जब चुनाव अभी दिल्ली में हो रहा है जो दुनिया का सर्वाधिक पॉल्यूटेड, दूर से 78वें नंबर पर, 180 देश में 178वें नंबर पर दिल्ली का पर्यावरण की स्थिति है, जो भारत की राजधानी है, और बिहार का गांधी मैदान सबसे प्रदूषित राजधानी, प्रदेश की राजधानी के रूप में जाना जाता है। अब मुझको बताइए कि इन विषयों को लेकर कौन सी पार्टी अभी तक आवाज उठाए? आवाज क्या उठती है कि हम बिजली मुफ्त देंगे? आवाज क्या उठता है 5 किलो अनाज देंगे? आवाज क्या उठती है कि सड़कें बना देंगे? आवाज क्या उठता है कि आपको अस्पताल देंगे? आवाज क्या उठती है कि हम आपको अच्छी व्यवस्था शिक्षा कर देंगे? लेकिन किसके लिए? उसकी जरूरत किसको है? मुर्दे को या जिंदा को? तो कोई जिंदा ही नहीं है तो स्मशान घाट में जाकर आप मिठाइयाँ बांटेंगे? अच्छा, लगातार सर आप पर्यावरण की बात कर रहे हैं, क्या लगता है बिहार में पर्यावरण अगर सुधार दिया जाए तो आपको वोट मिल जाएंगे? बिहार के जनता वोट दे पाएंगी? वोट की बात मैं नहीं करूंगा। जो मैं कर रहा हूं और जो करना चाहता हूं अपने जीवन काल में, मेरा संकल्प है भारत को हरित भारत, बिहार को हरित भारत, और जब हरित भारत बनेगा और हरित बिहार बनेगा तो 100% लोगों को रोजगार भी मिलेगा। किस तरह का रोजगार मिलेगा फिर? आप उद्योग लगाएंगे। ये प्रदूषण फैला कैसे है? ये प्रदूषण फैला है जब आप उद्योग लगाते हैं तो समृद्धि आती है। तो जब पैसा कल नहीं था, आज हमको नौकरी मिली तो हमारे पास समृद्धि आई। तो कल गाड़ी पर नहीं चढ़ते थे, हम साइकिल पर चढ़ते थे, तो गाड़ी खरीदेंगे तो धुआं छोड़ेगा। क्या करेगा? इस वातावरण को और खराब करेगा और प्रदूषित करेगा। अगर थोड़ा और पैसा बढ़ गया तो 3 गाड़ियां खरीदेंगे, एक ही परिवार है लेकिन गाड़ियां 3 होंगी, वो और धुआं छोड़ेगा। और जो फैक्ट्री जिसमें आप काम करते हैं उसका भी धुआं निकलेगा जो कल तक नहीं निकलता था। उसके बाद क्या होगा? उसका कचरा निकलेगा सीवरेज से निकलते हुए, वो कहाँ गिरता है? इस गंगा में गिरता है। क्या होगा? प्रदूषण फैलेगा या कमेगा? आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में, और बिहार की बात मैं अभी कर लेता हूँ, बिहार में जो है ना गंगा की स्थिति क्या है? क्योंकि जल कहाँ से आता है? वो नदियों का जो स्रोत है, हमारे भूगर्भ जल नदियों से आते हैं। हमारे धरती के अंदर में जो जल है उसके कारण नदियां हैं। और नदियां की स्थिति क्या है? नदियों की स्थिति क्या है? अब मैं बताता हूं आपको। गंगा बिहार में 355 किलोमीटर तय करता है अपनी दूरी यात्रा। 355 किलोमीटर में प्रवेश कहाँ करता है? ये चौसा से, बक्सर से प्रवेश करता है। जब बक्सर से प्रवेश करता है, आरा में जब आता है तो क्या होता है वो मैं बताता हूँ। और जब पटना में गुलवी घाट में आता है तो क्या होता है?
एक फीकल क्लोरोफॉर्म होता है, मल मूत्र से, जो मल मूत्र में जो जीवाणु होता है, जो जहरीला होता है, नुकसान करने वाला होता है, उसको फीकल क्लोरोफॉर्म कहते हैं। उसकी मात्रा होती है, रहेगी, लेकिन कितनी होनी चाहिए? 100 मिलीलीटर में अधिकतम 500 की संख्या होनी चाहिए। और अब मैं बताता हूँ, जैसी आरा में प्रवेश करता है और यात्रा करते करते जब गुलबी घाट में आता है तो 1 लीटर में 97,000, जो 500 होना चाहिए वो 97,000। दूसरी बात मैं बताता हूँ, आरा के 14 दर्जन गांव उससे प्रभावित है। आरा में सर्वाधिक चावल की खेती होती है, जो चावल विदेश में जाता है, एक्सपोर्ट होता है। उस चावल की मांग इतनी है विदेश में कि आपूर्ति नहीं कर पाता बिहार। वहां पर क्या हुआ कि जब गंगा में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गई तो नहाने वाले को मारता था, पीने वाले को मारता था। अब उसी से जो सिंचाई हो रहा है और वह चावल में जाकर अब चावल आर्सेनिक से ग्रसित हो गया, उस चावल को जो खाएगा उसको कैंसर हो जाएगा। क्या होगा? परिणाम क्या निकलेगा? खाने वाला को कैंसर। तो कोई किसान क्यों उपजाएगा? उसका उपजाया हुआ धान, उसका चावल कौन खरीदेगा? तो किसान तो भूखे मर जाएगा। आप किसान को 6,000 रुपया देते हैं, 6,000 रुपया से उसके कैंसर का इलाज होगा कि उसके भूख का इलाज होगा? किस चीज का इलाज होगा? वह जब जमीन भी बेचने जाएगा अपने इलाज के लिए, मुझको बताइए, जिस जमीन पर खेती करने से और जिस जमीन पर बसने से आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा होने से बसने वाला को कैंसर हो जाए तो जमीन भी कौन खरीदेगा? कोई खरीदेगा जमीन? कि भैया यहाँ बसकर क्या करेंगे? और खेती भी नहीं हो सकता तो किसान तो मारा जाएगा। लाखों हेक्टेयर खेत और जमीन, और उसमें काम करने वाले किसान की जीविका का चिंता किसको है? अच्छा, भारतीय लोकहित पार्टी के उद्देश्य क्या रहेंगे? भारतीय लोकहित पार्टी का उद्देश्य है कि हम मुर्दों की बस्ती नहीं, जिंदा का बस्ती बनाएंगे और जीवन देंगे। जीवन का अर्थ होता है हम हवा शुद्ध देंगे, जल शुद्ध देंगे, अनाज शुद्ध देंगे, आर्सेनिक वाला नहीं देंगे, और एक खुशहाल नहीं स्वस्थ भारत का निर्माण करेंगे। और वो करेंगे। मेरी सरकार बने या न बने, मुझको जिता कर भेजो या नहीं भेजो, मैं भारत सरकार को अब वर्तमान में जो बिहार सरकार को कहता हूँ, मुझको 3 वर्ष का पर्यावरण की जिम्मेदारी बिहार का दे दो। मेरे अलावा कोई कर नहीं सकता है। अगर कर सकते तो 34 वर्ष तुमने शासन किया है, नहीं कर सकते। अगर भारत सरकार कर पाती तो 11 वर्ष पूरा हो गया है, वो कर दिया होता। मैं तो 3 वर्ष मानता हूँ, एक बार मौका देकर दिखना चाहिए कि यह व्यक्ति इतना चिल्लाता है जोर जोर से और सबको धमकी देता है कि तुम करने लायक नहीं, और 34 वर्ष नहीं 3400 वर्ष तक ऐसी सरकार जो केंद्र की सरकार है और जो बिहार की सरकार है वो जीवनदायिनी सरकार नहीं बन सकती है। और जब भी बनेगा तो 3 वर्ष इस व्यक्ति विशेष को, पार्टी को मत मौका दीजिए, तब भी चलेगा। व्यक्ति को मौका दे दीजिए और व्यवस्था मेरे हाथ में दे दीजिए पर्यावरण सुधारने के लिए। मैं बिहार को हरित बिहार, शुद्ध बिहार। सर, इससे पहले जब महागठबंधन की सरकार थी तो तेजस्वी यादव को पर्यावरण मंत्री बनाया गया था। उन्होंने भी कहा था कि मैं बहुत सारे पेड़ लगाया हूँ, चिड़ियाघर में भी कई सारे उन्होंने काम किया था। तो क्या उन्होंने काम नहीं किया पर्यावरण को लेकर? मैं उसका जवाब व्यक्ति विशेष पर नहीं कुछ बोलता हूँ, आप उनसे पूछ लीजिए, पर्यावरण के कुछ प्रश्न करके पूछ लीजिए। बहुत सारे चर्चा में किया, उसमें से कुछ प्रश्न बनाइए और उनसे पूछ लीजिए। तो जिसको जानकारी नहीं है, जो डॉक्टरी पढ़ा नहीं है, वो रोगी का इलाज कैसे कर सकता है? सीधी बात है। अब पर्यावरण ऐसा विषय है कि पूरी जिंदगी भर पढ़ लीजिएगा तब भी कम होगा। क्योंकि जो कहता है ना कि 34 करोड़ देवी देवता, वो वही वृक्ष है, तना है, वनस्पतियां हैं। हमारे भारत के संस्कार में, वेद में, स्मृति में, वो सब जगह जो ना वनस्पतियों को, वृक्ष को देवता माना गया है, वो वही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने परिवार में मंत्री पद रखने के लिए बस उनको दे दिया गया था पोस्ट? वो तो जो दिया उनको वो बताएंगे और जो लिया वो बताएंगे। मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब इससे है कि आपको मिला
और आप नहीं कर पाए, आप अयोग्य हैं और आप कर नहीं सकते। उन्हीं को मैं नहीं कर रहा हूं, मैं उन्हीं को नहीं कर रहा हूं। भारत की किसी सरकार की हिम्मत नहीं है, किसी व्यक्ति में हिम्मत नहीं है, सरकार के किसी नेतृत्व में हिम्मत नहीं है कि भारत को विशुद्ध हवा पानी वाला भारत बना देवे। वह व्यक्ति होता है, भागीरथ एक व्यक्ति था जो अवतार उसी काम के लिए था। भारतीय लोकहित पार्टी का अवतरण हुआ है, ये अवतरण है जो बिहार के जीवन के बारे में सोचता है, भारत के जीवन के बारे में सोचता है और मेरी अंदर में तरफ है। अगर मैं जिंदगी में कर दिया बहुत ही अच्छा, नहीं कर किया तो मेरा विश्वास है, मैं बोलता हूँ फिर आऊंगा, फिर जन्म लूंगा और भारत को प्रदूषण रहित भारत बना कर छोड़ूंगा। ये मेरी आत्मा का संकल्प है, व्यक्ति का संकल्प नहीं, सत्ता का संकल्प नहीं है, 2-4 विधायक बनाने की का जिद नहीं है। मेरी जिद है शुद्ध हवा का, मेरी जिद है शुद्ध जल का, मेरा जिद है शुद्ध भोजन का, मेरा जिद है हर व्यक्ति को रोजगार मिले उसका। अगर ये नहीं चाहिए तो जो फिर क्या चाहिए, खुद से सवाल सबको करना चाहिए। और चाहिए तो किससे चाहिए? चाहे तो तुम थे तो क्यों नहीं हुआ? मर कर ही तो मेरे जैसा मरो, मैं मरूंगा, मैं भी शरीर छोड़ दूंगा। नहीं पूरा करके गया फिर आऊंगा, और पूरा करके गया तो जो राह बता कर जाऊंगा, जो काम करके जाऊंगा उसका अनुकरण करेगा यह देश, और फिर कभी भी प्रदूषित देश नहीं बन पाएगा। बिहार में सर, जो बिहार में जो वोटिंग होती है वो जाति आधारित होती है। लोकहित पार्टी भी जात आधारित वोट पे जो है ज्यादा फोकस करेगी या पूरे समाज पे फोकस करेगी? सब्जी में कौन कौन सब्जी डाली गई है, आपको जब बिहार में तरकारी बोलते हैं, उसको गिनती करने की जरूरत है कि सब्जी का स्वाद की जरूरत है? वो जो कुछ डाला जाता है वो स्वाद के लिए। तो जातियां राजनीति में डाली गई, राजनीति का स्वाद बढ़ा या बिगड़ा? देश का स्वाद बना या बिगड़ा? देश की जरूरत पूरा हुआ या अधूरा रह गया? ये तो आप जानते हैं बेहतर, इसके लिए मुझको क्या बताना। मैं जाति तो बहुत बड़ी चीज होती है, जाति का आप सब चीज का अस्तित्व खत्म कर सकते हैं। जाति जन्मजात होता है, उसके संस्कार जन्मजात होते हैं। एक बैल एक जाति का होता है, वो पैदा लेते हुए उस जाति का बन जाता है। हाइब्रिड का पौधा जी। और आप देखते हैं गाय है तो कहते हैं कि ये हाइब्रिड का है, उसका है। जाति कोई बुराई नहीं है, पहली बात ठीक से समझनी पड़ेगी, जाति अच्छाई है। लेकिन आजकल वही जाति जो है पूरा पार्टी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गया है। अगर कोई यादव जाति से आते हैं तो वो ज़्यादातर राजद को वोट करते हैं, अगर कोई अपर कास्ट कहें, राजपूत कहें या फिर जो कहें, तो वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। चिराग पासवान है तो उनको पासवान समाज के लोग मौजूद सपोर्ट करते हैं। तो फिर ये जाति और ये राजनीतिक दोनों तो आपस में मिल गई हैं। पहली बात है, दो चीज है, जाति और राजनीति, दो अलग अलग शब्द का प्रयोग किया आपने। अब जिसके बारे में बोलिएगा पहले बताने के लिए, तो उसके बारे में पहले बताऊंगा। पहले जाति के बारे में बता दें, उसके बाद फिर राजनीति के बारे में। जाति की भलाई करनी चाहिए, जातीयता खूब करनी चाहिए, जी भर कर करना चाहिए। जातीयता का अर्थ होता है कि हम जाति की भलाई के लिए जाते हैं। जब हम जातीयता करते हैं तो इस रूप में प्रचारित किया जाता है कि इस जाति की भलाई मैं ही कर सकता हूं, ये स्थापित किया जाता है। ठीक है, उनकी बातों को मान लेने दीजिए। तो आप मुझको बताइए, जिन लोगों ने जाति का कार्ड खेला, राजनीति में आकर सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने के लिए, पहले उनके घर में जाकर देख लीजिए, उनके आसपास में बैठ कर देख लीजिए, और जब से वो राजनीति करते हैं तो जान लीजिए कि किन लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं, किन लोगों का भला करते हैं। कौन गरीब से अमीर बन गया उनके साथ रहकर, वो देख लीजिए। कौन छोटा से बड़ा हो गया, वो देख लीजिए।
क्या है ना कि अगर यह संकल्प कोई कर लेवे कि मेरी जाति का कोई बीमार पड़कर आता है मेरे पास, तो इलाज करवाने की मेरी जवाबदेही है, मैं करवाऊंगा। कोई निरक्षर आता है, किसी को पढ़ने की इच्छा है, हमारी जाति के किसी परिवार में कोई पढ़ाई अभी तक ना किया हो, उस इच्छा से आता है, तो मैं उसको शिक्षित करूंगा। क्या बुराई है इसमें? उसकी शादी रुक जाती है तो पैसे देकर उसकी शादी करवा दी, इसमें क्या बुराई है? दहेज भी अगर मांगता है और उसके पास नहीं है, जो प्रथा है भाषण देने से नहीं होगा, तो दहेज का हिस्सा कुछ दे देता हो, इसमें क्या बुराई है? अगर मेरे पास लड़का है और एक गरीब परिवार में मेरी ही जाति का बच्ची, जो जाति की बच्ची कोई पढ़ लिख गई है और अच्छी हो गई है, तो हम अमीर हैं, सामर्थ्यवान हैं, मंत्री हैं, संतरी हैं, तो उस बच्ची को लेकर शादी तो कर ले। लेकिन ऐसा होता क्या? नहीं होता, इसलिए समझने की जरूरत है। उत्तर आपने ही दे दिया कि जातीयता कोई नहीं कर रहा है, जातीयता करने का भ्रम पैदा किया गया है, और जिससे एक ही लक्ष्य निर्धारित है उनका कि इस भ्रम को पालने से, पोषने से, सिंचित करने से 47 के बाद 52 के चुनाव से बिहार प्रांत में जातीयता 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 ही इसको बर्बाद किया है और कुछ नहीं किया। नहीं तो आजादी पूरे भारत को एक साथ मिली 47 में, बेंगलोर कहां से कहां चला गया, पंजाब कहां से कहां चला गया, बिहार कहां से कहां रह गया। आपने सर लगातार शिक्षा की बात कर रहे हैं। बिहार में जब भी इलेक्शन आते हैं, लोकसभा हो, विधानसभा हो, लेकिन हर मुद्दे पे चर्चा हो जाती है, पर लेकिन शिक्षा पे चर्चा नहीं होती है। क्या वजह रहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर हम लोगों को शिक्षित कर दे तो फिर वो जात पात से उठ के अपने हिसाब से वोट देने लगे? कहीं ऐसा तो नहीं है? अच्छा बताइए, यहाँ 10 नस्ल के गाय आ जाए, अब मैं गाय के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, मुझसे कोई सवाल कर देगा या जिम्मेवारी दे देगा कि भैया आप इसका सुबह में दूध दूहेगा, तो आप जो है ना उस कौन कितना दूध दिएगा उसके हिसाब से बर्तन की व्यवस्था कर कर रखिएगा। उसको पता नहीं कि देसला कितना देता है, जर्सी कितना देता है। जर्सी के सामने में छोटा वाला 1 किलो का बर्तन लेकर पहुंच जाएगा, देसला के सामने 5 लीटर वाला पहुंच जाएगा। उन लोग के हाथ में शिक्षा मिली है, शिक्षा की जवाबदेही जिन्होंने शिक्षा में कुछ नहीं दिया है, शिक्षा को कुछ नहीं दिया, कोई योगदान नहीं है। मैं पहले शिक्षक हूं, फिर मैं पर्यावरण विद कह लीजिए उसका नाम, क्योंकि समझने के लिए वो करता हूं। मैं काम क्या करता हूं? मैं पढ़ाता हूं, लिखता हूं, बोलता हूं, करता हूं, पेड़ लगाता हूं, जरूरतमंदों के बीच में जाकर उसके जरूरत के हिसाब से खड़ा हो जाता हूं, उसके जरूरत की पूर्ति लेकर खड़ा हो जाता हूं। शिक्षा की जवाबदेही अगर मुझको मिल गई तो बिहार के भी शिक्षा स्तर को मैं तुलना नहीं करता कि मैं जो है ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बना दूंगा, नहीं। भारत के संस्कार, भारत की शिक्षा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बड़ा है। 4.5 अरब का ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी की आयु 4.5 अरब है। और आपको मैं बताता हूं, सबसे पहला कोई ग्रंथ लिखा गया तो वेद था, जिसको श्रुति कहते हैं, उसका 44.5 करोड़ माना जाता है वर्ष पहले लिखा गया। हमारी जो शिक्षा पद्धति है, हमारे उसमें मनुष्य के बनाने की पद्धति है। हम मनुष्य बनाने के उद्देश्य से शिक्षा देते हैं, और वह हम जब कुछ पढ़ाते हैं, हम जब भारत में कुछ देते हैं तो मनुष्य तैयार करते हैं। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जब तैयार करता है तो वस्तु तैयार करता है। वस्तु मर जाता है, वस्तु को जन्म नहीं दे सकता। एक कार के बगल में खड़े हो जाइए, जीवन भर दूसरा कार पैदा कर सकता है क्या?
दूसरा कार्य मनुष्य पैदा करेगा। से एक कहावत भी कही जाती है कि सियासत के रंग में दिखावे की बात होती है, यहाँ हर चेहरे के पीछे छुपा एक राज होता है। जो जनता के लिए थे वो खुद को बचाने में लगे हैं, लेकिन राजनीति के खेल में बस अपने अपना कुर्सी बचाने के लिए लगे पड़े हैं। क्या कुछ कहिएगा उसको लेकर? देखिए क्या है ना कि ये जो आपने देखा है, परखा है, वो बोल रहे हैं। क्या होता है ना, जो चीज मिलता है किसी को ना, उसको बचाना चाहता है, लेकिन बचेगा कैसे वो जानता नहीं। दिक्कत यहाँ पर है। बचाने की कुर्सी अगर मिली है तो कुर्सी को बचाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बचेगी कैसे ये नहीं जानता है। गलती यहाँ हो जाती है इन कारणों से, क्योंकि जब आप कुर्सी मिलती है तो किसके लिए मिलता है? जब वो चुनाव के मैदान में जाते हैं तो बोलते हैं कि मैं जब मंत्री बन जाऊंगा, मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो अपने बेरोजगार बेटा को नौकरी दे दूंगा, एक घर है टूटा हुआ तो 5 घर बना लूंगा, एक गाड़ी है नहीं चढ़ने लायक तो 500 गाड़ियां खरीद लूंगा। कोई बोल कर गया है कैसा? इस बात को बोलकर कोई चुनाव जीत कर जाता है क्या? बोलता है मैं आपको ये दूंगा, मैं आपको ये दूंगा। वो देने के लिए गया है, लेकिन देता नहीं है। कुर्सी भी उससे बचेगी कि जिस बात को तुम कह कर गए हो, तुम देने के लिए, सिर्फ देने के लिए, लेने के लिए कुछ नहीं। लेने के लिए तो तुम कहते कि मुझको आपका आशीर्वाद चाहिए, तो जनता तो आशीर्वाद दे दी, तो तुम मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। अब देने की बारी है। कुर्सी बचेगी देने से, अब कुर्सी चली जाती नहीं देने से। इसलिए देखते हैं, कुर्सी का खेल चलता रहता है। थोड़ा ये अदली बदली का होता है, कुछ देर तुम बैठ जाओ, कुछ देर मैं बैठ जाऊं, सर लगभग 17 से 18 साल से जो है सुशासन की सरकार यानी कि नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, लेकिन इसके वो नीतीश कुमार कहते हैं सुशासन की सरकार, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कानूनी व्यवस्था जो है वो ढीला पड़ा है। आए दिन देखा जाता है कहीं मर्डर हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। क्या कुछ कहिएगा उसको लेकर? देखिए ये चीज दिखता है बिहार में, अखबार उठाइए तो हत्याओं से भरा पड़ा रहता है। उसमें व्यापारी की हत्या सबसे ज्यादा होती है। व्यापारी रोजगार देता है, कारोबार देता है। 15 करोड़ नौकरियां हैं, 15.4 करोड़, उसमें 13.5 करोड़ नौकरियां जो है ना निजी क्षेत्र में है। निजी क्षेत्र कौन चलाता है? व्यापारी चलाता है। और जब व्यापारी की हत्या होगा तो वो भागेगा कि रहेगा? तो व्यापारी भागेगा। बिहार से भाग गया, बिहार के लोगों को बेरोजगार कर दिया। तो ये जो है, अब ऐसा कौन सा सुशासन कहा जाता है जहां हत्या होती हो, जहां लोग डरते हो, जहां महिलाएं शाम को घर शाम होने से पहले चला आता हो, और जब घर में लौट आती हो महिला तो बाहर में जो बेटा है, पति है, रह गया हो तो उसकी चिंता करते रहता है, और हर बार दरवाजे पर 5 बार जाता है कि लौटे कि नहीं लौटे। यही तो स्थिति आज की बिहार की। तो सब अच्छे हैं सुशासन, हम भी आएंगे। क्या नीतीश बाबू इस पे धराधर उतरते हैं या नहीं? देखिए मेरा कहना है, मानना है, कोई भी व्यक्ति पृथ्वी पर 100% बुरा नहीं होता और न 100% अच्छा है। मैं भी उसमें नहीं हूं कि 100% मुझ में अच्छाई है, तो मेरे अंदर में 100% बुराई भी नहीं। मैं यह नहीं कर सकता किसी के भी बारे में, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बोलेंगे तो मैं यह नहीं कर सकता उसने कुछ नहीं दिया। नीतीश जी की अच्छाई मैं बताता हूं कि भारत के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, वो पहला मुख्यमंत्री हैं जो चिट्ठियों को पढ़ते हैं। लेकिन एक पढ़ते तो हैं, लेकिन जिसकी चिट्ठी अच्छी लगती है उसके बारे में कभी नहीं बोलते। दूसरी चीज है, आज आप बिहार में बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से जो बदलाव आया 2004 के पहले का जो बिहार था, उसमें फर्क अगर पड़ा और बिहार रहने लायक हुआ, भरोसा जगा, तो नीतीश कुमार की वजह से। सड़कों में सुधार हुआ नीतीश कुमार की वजह से। बच्चियां साइकिल लेकर जाते हो नीतीश कुमार की वजह से। और भारत को आरटीई मिला, आरटीआई कांग्रेस की वजह से मिला कि सूचना का अधिकार प्राप्त हुआ। मनमोहन सिंह जैसा
कांग्रेस में रहने वाला व्यक्ति, अर्थशास्त्री व्यक्ति, हर व्यक्ति की शिकायत सुनने वाला व्यक्ति, हर व्यक्ति के कंप्लेंट पर जवाब और एक्शन लेने वाला व्यक्ति कांग्रेस का व्यक्ति था। भारत को मिला, कांग्रेस में रहते हुए मनमोहन सिंह मिला। और ईमानदारी से कोई प्रधानमंत्री बोला, राजीव गांधी, जिसको मजाक उठाता है कि 1 रुपया यहाँ से भेजते हैं तो 10 पैसा 25 पैसा पहुंचता है। तो ईमानदार बोला, तो सत्य को कबूल तो किया। नहीं बोलना क्या अच्छा था क्या? जो थी स्थिति बोला। राजीव गांधी की मैं प्रशंसा करता हूँ। रही मोदी जी की बात, मैं उनकी भी तारीफ करता हूँ। भारत को आजादी के बाद से ना ऐसा प्रधानमंत्री मिला, कब मिलेगा ये मैं नहीं कर सकता हूँ। भारत की धरती उर्वरक है, इनसे भी बेहतर मिल सकता है, मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार से भारत को विश्व के स्तर पर लाया है, जिस प्रकार से विकास का रथ चलाकर सड़कें जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 4 लेन वो 6 लेन में कन्वर्ट हो गया और गांव-गांव तक सड़कें पहुंच गई। सब बेघर को घर मिल रहा है। गंगा, नमामि यमुना की शुरुआत, लेकिन असफलता उनको मिली है। 100% नहीं, लेकिन 99% असफलता मिली है। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा चल जाऊंगा, लेकिन जब वो विदेश यात्रा करते हैं करोड़ों करोड़ की खर्च आती है। मैं राजा को राजा की तरह रहने की सलाह देता हूँ, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी नहीं जाते हैं अमेरिका में। जब जाते हैं वो, जब इंग्लैंड में जब जाते हैं, जब विक्टोरिया वहां खड़ी होती है और जब उसके हाथ में जो है ना खरबों रुपये का जो चमक हीरे का सजा रहता है, तो क्या भारत का प्रधानमंत्री कटोरा लेकर खड़ा होगा? भारत का प्रधानमंत्री 140 लोगों का करोड़ का प्रतिनिधित्व करता है। नरेंद्र मोदी जो कुछ करता है उससे ज्यादा अच्छा से रहे, तब भी मुझको कोई शिकायत नहीं है। और राजा को राजा की तरह रहना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है, भगवान श्री राम कहते हैं भरत को पंचवटी में कि हे भरत, प्रत्येक प्रातः सज कर धज कर तैयार होकर रथ जनता के बीच में लेकर जाते हो कि नहीं जाते हो, ताकि जनता का विश्वास तुम्हारे प्रति, तुम्हारे शौर्य के प्रति, तुम्हारे वैभव के प्रति, तुम्हारी समृद्धि के प्रति उसको पैदा हो। विपक्ष तो लगातार उन पे कहती है कि आप जो है नाजायज खर्च करते हैं। अब मैं तो विपक्ष की तरह भूमिका निभा नहीं सकता हूँ, और विपक्ष कौन है इसके बारे में आप जानते हैं। मुझको पूछा कि भाई वो, मैं देखिए भारतीय का नई राजनीति शुरू करनी पड़ेगी ना, उसी के लिए भारतीय लोक हित पार्टी आई है ना। आपको पता होगा भारत की आजादी की नींव कहाँ पड़ी, कैसे पड़ी? मंगल पांडे में डाला। मंगल पांडे 1857 में डाला ना, वो एक हिंसक आंदोलन को जन्म दिया। हिंसा से भारत की आजादी की आवाज उठी। लक्ष्मीबाई, ताता टोपे, सब हिंसा के रास्ते से। कुंवर सिंह भी, भगत सिंह भी आ गए, चंद्रशेखर आजाद भी आए, खुदीराम बोस भी आ गए, श्री अरविंदो भी आ गए। सारे लोग हिंसा के रास्ते की राजनीति कर रहे थे। पूरी दुनिया में जो भी सत्ता का परिवर्तन, जो मैं अगली बातें कहने जा रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण है इस भारत के लिए। पूरी दुनिया में सत्ता का परिवर्तन जब कभी हुआ तो युद्ध के मार्ग से हुआ, हिंसा के रास्ते से हुआ, और हो रहा था। दक्षिण अफ्रीका में भारत का एक व्यक्ति, जिसको मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से वो जाना जाता था, उन्होंने अहिंसा के रास्ते से पहली दफा एक आंदोलन की शुरुआत, राजनीति में सत्ता परिवर्तन, सत्ता को मनवाने की शुरुआत करता है। आप मेरे इस शब्द को बीच में पूरे संसार में छोड़ दीजिए, पूछिए सवाल कि उस दक्षिण अफ्रीका के पहले गांधी जब अहिंसा का नारा दिया, उसके पहले हमारे भारत में 7 युग माने जाते हैं, 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कौन त्रेता का राजा, कौन द्वापर का राजा और कौन कलयुग का राजा? उसके पहले मुगल आया तो हिंसा करके, अंग्रेज भारत में आया तो हिंसा करके,
किसने सत्ता परिवर्तन अहिंसा के रास्ते से किया? कहीं नहीं प्रमाण मिलेगा। गांधी धरोहर है भारत की माटी का, वह अहिंसा की बीज बोता है। भारत में आकर जो शुरू करता है संकल्प, तो ट्रेन से फेंक दिया जाता है, विरोध नहीं करता है। सर बिहार में अब बिहार के लोग जो है वो कहते हैं युवा नेता चाहिए बिहार को। मैं बताता हूं, थोड़ी सी बात खत्म कर दूं, बहुत महत्वपूर्ण बात में, क्योंकि आपने कहा कि क्या फर्क होगा भारतीय लोकहित पार्टी का। भारतीय लोकहित पार्टी और आज पूरा सत्ता परिवर्तन अहिंसा के रास्ते से, प्रजातांत्रिक देश में वोट के रास्ते से होता है, वो गांधी की देन है। उसके पहले कभी नहीं। नेल्सन मंडेला हो, वो जो भी जितने लोग हों, सब गांधी को अपनाया। उसके पहले हम कार्ल मार्क्स को अपना, भारत दूसरे देश को अपनाता था, गांधी के बाद भारत को अपनाया सत्ता परिवर्तन और सत्ता को बदलने का रास्ता। भारतीय लोकहित पार्टी एक रास्ता दे रहा है। पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब लिखो, और जो समझते हो खूब बोलो, और फिर करो। सड़कों पर आंदोलन रुकना चाहिए। भारतीयों को भारतीय गाली नहीं दे। हम भारतीयों को गाली देकर एक भारतीय दूसरे भारतीय को लज्जित करता है। हम उस रास्ता को बदलेंगे, लिखकर कलम से हम सत्ता बदलेंगे और काम भी करवाएंगे। और इसके प्रमाण के रूप में कि 4.5 महीने की पार्टी, भारतीय लोकहित पार्टी, वैश्य व्यापारियों के लिए प्रत्येक थाने में वैश्य व्यापारी थाना हो, या केंद्र से लेकर स्टेट को मनवा लिया। और बिहार सरकार, उसी नीतीश कुमार जी ने गृह मंत्रालय को आदेश दिया है कि इसको लागू करने के लिए प्रयास करो। इसलिए धन्यवाद मैं देता हूं नीतीश कुमार जी को कि भारत में सभी प्रदेश में ये दिया गया था, कोई भी अपना सकता था, पहला बन सकता था, लेकिन बिहार हमारा श्रेष्ठ है। नीतीश कुमार जी की श्रेष्ठता इस वजह से मैं मानता हूँ। सर बिहार में बिहार के लोगों का राय है कि अब जो है बिहार को एक युवा नेता चाहिए। युवा नेता के तौर पे जो है एक तरफ तेजस्वी यादव हैं, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान को देखा जाता है। क्या कुछ कहिएगा उसको लेकर? अगर युवा शरीर से होता है तो कुंवर सिंह जब अपना बाहों काट रहे थे तो बाकी युवा कौन काटा था? किस युवा ने अपना बाह काट कर गंगा मैया को चढ़ा दिया था? दूसरा एग्जाम्पल मुझको दे। शरीर से युवा नहीं होता है, मन से। अगर युवा शरीर से होता तो बूढ़ा चाणक्य, बूढ़ा चाणक्य युवा चाणक्य चंद्रगुप्त को क्यों मार्गदर्शन दे रहा था? अगर बूढ़ा शरीर से होता है तो बूढ़ा विश्वामित्र से राम लक्ष्मण युद्ध की सारा कला कौशल क्यों सीख रहे थे? अगर बूढ़ा शरीर से होता है तो भगवान श्री राम के मंत्री परिषद में वशिष्ठ जी क्या कर रहे थे? और बूढ़ा अगर शरीर से होता है तो महाराणा प्रताप का नेतृत्व, महाराणा प्रताप का 48 वर्ष उम्र था, 44 वर्ष था, और भामाशाह का उम्र जो है ना 67 वर्ष था। वह 67 वर्ष का सेनापति बनकर आगे क्या कर रहा था? शरीर वाला युवा नहीं चाहिए, देश को चाहिए, बिहार को चाहिए, मन वाला युवा चाहिए। कलम बूढ़ी नहीं होती है, जान लीजिए। कलम की बात कही सर आपने। अभी जो है बिहार के युवाओं में का जो बीपीएससी कैंडिडेट है, खास करके उनका एक मुद्दा चल रहा है, बीपीएससी री एग्जाम। उनको लेकर क्या कुछ कहिएगा? उनको क्या तकलीफ हुई है उसका समाधान होना चाहिए बैठकर। लगातार जो कलम के रास्ते से जीविका ढूंढने निकले हैं, वो वैसे युवा हैं जो घर की विपरीत परिस्थितियों में भी पढ़ाई किया होगा, बड़ी मुश्किल से माँ बाप पढ़ाए होंगे। तो सरकार को उदारता दिखानी चाहिए। मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि आमने सामने में पिता और पुत्र की तरह इस समस्या का समाधान करें। अच्छा, ये जो कैंडिडेट जो है कभी बिहार बंद कर रहे हैं, कभी रोड पे उतर रहे हैं, उनके ऊपर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, क्या वो सही है? पहली बात तो मैं किसी भी बंद का विरोध करता हूँ, ये उचित नहीं है। भारत आजाद हो गया, रास्ता बदलना चाहिए। कोर्ट है, कचहरी है, सरकार का अपना चरित्र भी बदलना चाहिए। उठी हुई आवाजें, पहला शब्द भी अगर सरकार के कान में विरोध का पहुंचता है
तो दौड़ कर अपना घर छोड़कर आना चाहिए। जो भगवान श्री राम ने एक धोबी के घर पर जाकर सुना था और उस चीज को लागू कर दिया, वो आचरण प्रस्तुत करना चाहिए। सत्ता का आचरण सही नहीं है। जो लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं उनको लेकर क्या कुछ यह उचित मार्ग नहीं है। सत्ता का व्यवहार ठीक नहीं है। बेटा है आपका, पोता है आपका, बेटा भी नहीं होगा, नीतीश कुमार जी का पोता होगा। अपने पोते पर कभी लाठी बरसाए? और बिहार राजा जो होता है ना, वो प्रजा का पालक होता है, प्रजा का पिता होता है, प्रजापति होता है। यह व्यवहार उचित नहीं है। मैं हाथ जोड़कर नीतीश कुमार जी से निवेदन करूंगा कि यह व्यवहार उचित नहीं है। मैं आपका सम्मान करता हूँ, आजीवन करता रहूंगा। जो आपने बिहार को दिया है, बहुतों को बहुत कुछ दिया है। सर, एक आखिरी सवाल, 2025 विधानसभा चुनाव बिहार में होने जा रहे हैं, लोकहित पार्टी की तरफ से क्या कुछ खास मुद्दे रहेंगे? मैं जीवनदायिनी सरकार बनाने के विषय को लेकर जाऊंगा और आपकी समस्या का समाधान आपके द्वार पर। मैं सरकार बनाने की कल्पना को लेकर जा रहा हूँ और कोई बरबोल नहीं बोलता हूँ। मैं अपनी बातों को रख रहा हूँ, विचार रख रहा हूँ। मेरी परीक्षा होनी चाहिए। मेरी रोटी की परीक्षा करो, मेरी रोटी की जांच करो कि मेरी रोटी कैसी है, मैं कहाँ से लाता हूँ, कहाँ खाता हूँ, क्या खाता हूँ। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, ये पुरानी कहावत है गुरु नानक देव का। क्योंकि गुरु नानक की भूमि है ये। गुरु गोविंद सिंह यहाँ जन्म लेते हैं, यहाँ उनका बचपन बीतता है। सिख धर्म का जन्म की बुनियाद यहाँ डाली जाती है। इसलिए उनकी बातों को मैं दोहरा कोट करता हूँ कि जब दो व्यक्ति अन्न लेकर गया तो एक अमीर ने कहा कि भाई मेरा नहीं रोटी नहीं खा रहे, मेरा दूध नहीं खा पी रहे, और उस गरीब का कि जवाब दे देता। दोनों को रोटी को मले, तो जब अमीर का रोटी मले तो उससे खून निकला, और गरीब का तो मले तो दूध निकला। पूछना चाहिए नेता से, जनता को सवाल दीजिए, जनता को प्रशिक्षित कीजिए कि नेता से पूछे, मुझसे भी पूछे। मैं शिक्षण करता हूँ, पढ़ाता हूँ, उससे जो 2 पैसे आते हैं उससे भोजन करता हूँ, उससे कपड़े पहनता हूँ, उससे अपना इलाज करवाता हूँ, उससे यात्रा करता हूँ। पैसे कम पड़ जाते हैं तो जितने पैसे हो तो उसी में जी लेता हूँ, मांगता नहीं हूँ अपनी जीने के लिए। बाकी से भी सवाल करना चाहिए। सर, जाते जाते बिहार के वोटर्स को क्या कुछ कहिएगा? आप अपनी भलाई के लिए वोट डालते हैं। जो बातें आज तक सुनते रहे और जो वादे आपके साथ किया गया, जिन लोगों ने किया उसका एक लंबा अनुभव है। आप उस अनुभव के आधार पर उनको मत चुनिए, उनको मौका मत दीजिए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष के रूप से कभी किसी दल विशेष का नेतृत्व किया है, कभी किसी सरकार में रहा हो, उनको मौका बिल्कुल मत दीजिए और नए को चुनिए। नया वो नहीं होता है जो पहली बार चुनाव लड़ने जाता है, नया वह नहीं होता है जो नया दल बनाकर चुनाव लड़ा, नया वह होता है जो कभी राजनीति की पृष्ठभूमि पर उसके नाम नहीं थे। और वो अगर कोई ऐसा नया अपने को बता रहा है जो सभी पार्टियों में रहकर सबकी दलाली करके सबसे पैसे लेकर अकूत धन कमाया और अकूत धन कमाने के बाद सभी दल को गालियां देता है, वैसे लोग भी पुराने लोग हैं, आपके द्वारा आजमाए हुए लोग हैं। उनको मत आजमाइए, धोखे में पड़िएगा। प्रेम नाम का व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं पहुंचने वाला है, क्योंकि मैं जो खाता हूं बहुत कम, मेरी जरूरतें बहुत कम है। कष्ट आपको नहीं हो, चिंता उन सब से परहेज कीजिए, उन सब से परहेज कीजिए। हाथ जोड़कर मैं भारतीय लोकहित पार्टी की ओर से बिहार की जनता को उसकी चरण वंदना करते हुए, उसके भविष्य के बाल बच्चों की चिंता करते हुए और इस बिहार के भविष्य की चिंता करते हुए, बहुत दर्द है मेरे दिल में। उनको मत दीजिए वोट जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता के करीब या सत्ता में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में शब्द बोल रहा हूं, ध्यान रखना चाहिए। जो किसी पार्टी को मदद की है वो प्रत्यक्ष मदद की है, वो भी दोषी है। इसलिए जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिसकी साझेदारी सत्ता में रही है उनको वोट मत दीजिए और नए को मौका दीजिए। अगर इतने साल 78 साल आपने गंवा दिए और बिहार
की स्थिति ये रही कि आपका बाल बच्चा पेट के लिए कटोरा लेकर प्रदेश में जाता है, तो कोई गलती हो गई, मेरी बात मानकर कोई भूल हो गया, कोई ऊंचा नीचा हो गया, तो यह तो नहीं रहेगा कि माई मैं पुराने को ही दिया जिसका वही परिणाम निकला, नए को दिया तो मैं समझ नहीं पाया। बदल दीजिएगा उसको। प्रजातंत्र में अगर सत्ता बदलती नहीं रहती है तो सत्ता में जंग लग जाएगा। सत्ता में किसी भी वस्तु को लोहा मजबूत होता है, लेकिन पलटते रहिएगा तो मजबूती उसका जंग नहीं लगने देगा। सब्जी बहुत स्वादिष्ट तभी बनता है जब उसको चलाते रहिएगा। अन्न तभी पक पाता है, जलता नहीं है जब तक उसको घुमाते रहिएगा। दाल बनाते हैं, मथनी से मथते रहिएगा, तब तक वो जलेगा नहीं स्वाद। सत्ता को बदलते रहिए। प्रजातंत्र में सत्ता का बदलना एक अच्छी विशेषता है। सत्ता को बदलिए। बहुत दिन हो गए। भारत को मैं कहता हूँ, भारत जैसे विशाल संसाधन वाले, स्रोत वाले, संस्कार वाले, सत्यवादियों का इतिहास वाला, महर्षियों की भूमि रही है। यहाँ सत्ता बदलने के लिए, भारत को बदलने के लिए 5 वर्ष का, और अगर मुझको 3 वर्ष दे दिए जाएं तो बिहार को मैं हरित बिहार बना दूंगा, विशुद्ध बिहार बना दूंगा। कोई नहीं कहेगा कि यहाँ का जल में और गंगा में कोई विकार है। बाकी तय करना जनता जनार्दन को, जनता जनार्दन होती है। आपने वोट दिया तब भी प्रणाम, नहीं दिया तो कई बार प्रणाम।